7 और 8 नवंबर का परीक्षा खबरी मुख्य परीक्षा विशेषांक प्रीलिम्स के तथ्यों को शामिल करते हुए जो चल रहा है, और ये अंक जो हैं पीडीएफ भी आप लोगों को डेली उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ भी ले सकते हैं इनके। चलिए पहले फैक्ट देख लेते हैं महत्वपूर्ण। भारतीय सेना के 2 अधिकारियों को मिला तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार। तो भारतीय सेना के 2 अधिकारियों को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला है। लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल और कर्नल अमित बिष्ट को इससे सम्मानित किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल धड़वाल को उनकी स्काई डाइविंग गतिविधियों के लिए सम्मानित किया गया है, वहीं कर्नल अमित बिष्ट सेना पदक को उनकी भूमि गतिविधियों के लिए सम्मानित किया गया है। भास्कर और फरोकी ने प्रेसिडेंट्स कप में एयर पिस्टल मिस्ट्री टीम में जीता स्वर्ण। तो भारत की महिला पिस्टल एस मनु भाकर और ईरान के ओलंपिक चैंपियन जवाद फोरोफी ने आईएसएसएफ प्रेसिडेंट्स कप के उद्घाटन में 10 मीटर एयर पिस्टल मिस्ट्री टीम में स्वर्ण पदक जीता। भारत ईरानी जोड़ी ने 5 नवंबर 2021 को स्वर्ण पदक के मैच में मैथिल्डे लामोले और ओर्टेम चेरनोसोव फ्रांसीसी रूसी जोड़ी को 16-8 से हराया। स्लोवाकिया के जुराज तुजिंस्की के साथ जोड़ी बनाने वाली यशस्विनी देसवाल 10वें स्थान पर रही। चीन ने किया 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को सफल लॉन्च। तो चीन ने 6 नवंबर 2021 को देश के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत के जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। याओगन 35 परिवार से संबंधित उपग्रहों को लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक नियोजित कक्षा में प्रवेश किया। इस प्रक्षेपण ने लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट के लिए 396वें मिशन को चिन्हित किया। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? चेन्नई में। ओके। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है? तो 40 करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा अभी तक नहीं है, नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निरीक्षक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? राहुल गुप्ता को, अमेरिकी सीनेट ने। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राशिद खान। ऐसा इन्होंने 53 मैचों में किया है। ठीक है। सोशल मीडिया और युवा की बात करें या सोशल मीडिया की सिर्फ बात करें, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। हाल ही में एक रिपोर्ट में इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताया गया, जिससे फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनके नकारात्मक प्रभावों को उजागर किया गया, जिसके बाद इनको रोष का भी सामना करना पड़ा। लेकिन सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो हम बहुत ही सकारात्मक पहलू भी इसके नज़र आते हैं, चाहे अन्ना हजारे का मूवमेंट रहा हो, इतना बड़ा मूवमेंट, या अन्य जो अरब कंट्रीज़ में जो मूवमेंट्स हुए थे बीच में, ठीक, या फिर कहीं भी क्रांति होती है, कहीं भी बदलाव लाना होता है, कोई व्यवस्था अगर उसमें कुछ खामियां हैं उसको जो उजागर करना होता है। सरकार की आलोचना का अगर संसद से बढ़िया अगर कोई स्थान हो गया है तो सोशल मीडिया हो गया है। तो कोई भी अपनी बात स्वच्छंदता से रख सकता है, अपने मन की बातों को लोगों को बता सकता है, कैसा दिख रहा है, कहाँ घूम रहा है, कुछ भी। लेकिन यहीं से नकारात्मकता भी उत्पन्न होती है। कोविड-19 में आपने देखा सोशल मीडिया का उपयोग किस तरह से इसने लोगों के लिए सुविधा प्रदान की, लोगों ने मदद की ग्रुप बना करके। तो ये बहुत ही मजबूत पक्ष है सोशल मीडिया का जो हमारे सामने आता है, मजबूत पक्ष है, सकारात्मक पक्ष है। बहुत सारे लाभ हुए हैं। ग्रेटा थुनबर्ग जैसे पर्यावरणीय कार्यकर्ती जो हैं, या फिर अन्य जो प्रमुख हो, चाहे वो कैलाश सत्यार्थी हों, चाहे जो हों, वो सब फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं। तो ये दर्शाता है कि सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम हो सकता है बदलाव का। लेकिन वहीं पर इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आ रहे हैं, चाहे वो बाल यौन शोषण की घटनाएं हों, यौन शोषण की घटनाएं हों, बुलिंग हो, साइबर बुलिंग जिसको कहते हैं, एक दूसरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी, बिना मतलब लोग लड़ने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, उसके बाद फिर मानसिक अवसाद का शिकार हो जाते हैं। अब आप एग्ज़ाम देकर आए, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग अपना रिजल्ट दिखा रहे हैं, है ना। इससे भी अवसाद से लोग ग्रसित हो जाते हैं और आत्महत्या भी जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं। तो ये भी एक नकारात्मकता उभर कर आई है। ठीक है। अवसाद के शिकार युवा बहुत हो रहे हैं। इसकी एक हैबिट जो पड़ती आ रही है सोशल मीडिया को, जैसे फेसबुक यूज़ करने वाले अब फेसबुक के बिना रह ही नहीं पाते हैं।
है ना, उनको लगता है। तो ये एक जो रोग सा हो जा रहा है, जो हैबिट सी हो जा रही है, ये एक बड़ी समस्या खड़ी कर रही है युवाओं के सामने। वो ज़्यादातर समय फेसबुक पे ही या इंस्टाग्राम पे ही या जो भी सोशल मीडिया साइट जिसके वो आदी हो चुके हैं उसी पर उनका बीतता है। यूट्यूब है उस पर भी बीतता है, मतलब जहाँ भी वो लगे हैं वहाँ लगे ही हैं, उसके बिना उनका मन नहीं कर रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या युवाओं के सामने खड़ी हो रही है। वो जो प्रोडक्टिव काम है वो ना करके फेसबुक पे किसी की पोस्ट देखना, किसी की फ़ोटो देखना, किसी की वीडियो देखना, खासकर आजकल फैंस वाला जो सिस्टम है वो बढ़ता चला जा रहा है। लोग मतलब अब क्या बताएं किस तरह के लोग हैं, मतलब सेलिब्रिटी कुछ भी उस पर कर दिया तो सुबह से शाम तक सिर्फ उसी पे लगे रहते हैं, कमेंट करना और उस कमेंट का जवाब देना। तो इसी काम में उनका पूरा दिन चला जाता है, प्रोडक्टिव कुछ वर्क नहीं हो पाता। तो बहुत सारी खामियां भी हैं जो निकल कर सामने आई हैं, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया और युवा, हाल ही में इंस्टाग्राम और उसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक को तब सार्वजनिक रोष का सामना करना पड़ा जब कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि उनके उपयोग का युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फेसबुक के विसल ब्लोअर फ्रांसिस होगन ने भी यह खुलासा किया कि बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की तुलना में लाभ को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसने युवाओं पर ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स और वेबसाइटों के प्रभाव को उजागर किया है। आप देखते होंगे कोई भी ऐप आता ओपन करते होंगे तो एक उस पर एडवर्टाइज आता होगा। एडवर्टाइज अगर आप उसमें कुछ ना कुछ आकर्षक ऐसा दिखाते हैं कि फिर आप उस ऐप को डाउनलोड करते हो, फिर उसमें कुछ देर लगाते हो अपना, ठीक है, फिर उसमें आपका समय जाता है, बाद में आपको लगता है कि ये व्यर्थ था, या फिर कुछ अगर लाभ मिलता भी है, आपको कुछ मज़ा आता है तो फिर आप उसी में लगे रहते हो। तो संपर्क और संबंध किशोरों और युवा वयस्कों को अपनेपन और स्वीकृति की एक भावना प्रदान करते हैं। यह बात LGBTQ जैसे समूहों के लिए विशेष रूप से सत्य है, जो अलग अलग या हाशिए पर मौजूद थे, जिनसे कोई बातचीत नहीं करता था, जिनके कोई साथ नहीं। लेकिन सकारात्मक प्रभाव में आएगा कि इन समुदायों को भी अब यहाँ पर सोशल मीडिया पे काफ़ी समर्थन मिलता है, काफ़ी दोस्त मिल जाते हैं। कोरोना महामारी के दौरान इसने आइसोलेशन में रह रहे लोगों और परिजनों को आपस में जोड़े रखा था, है ना। लोगों ने अपने दर्द बताए, लोगों ने अपनी तकलीफ़ें बताई, उसका समाधान करने में लोग बहुत सारे आगे आए। सकारात्मक प्रेरणा सोशल नेटवर्क सहकर्मी प्रेरणा का सृजन कर सकते हैं और युवाओं को नई एवं स्वस्थ आदतें विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तमाम डॉक्टर्स लाइव आकर के उन्होंने कैसे कोविड-19 में रहा जाए, कोविड महामारी से कैसे बचा जाए, लगातार आकर के वीडियोस बनाए, अपने अनुभव साझा किए, ठीक है, लोगों को प्रिकॉशंस बताए और आगे भी तमाम जो है बताते रहते हैं। कोई भी स्वास्थ्य समस्या रहती है तो ये एक सकारात्मक मतलब कि सकारात्मकता है सोशल मीडिया साइट्स की। पहचान का निर्माण, सोशल मीडिया किशोरों को अपनी विशिष्ट पहचान विकास हेतु एक मंच प्रदान करता है ना। अपने विचार साझा करना, उस पर चर्चा करना, ठीक है, ये भी होता है। ऐसा नहीं सोशल मीडिया पे सिर्फ फालतू बातें लिखी जाती, किसी के प्रति वैमनस्य, किसी नेता के प्रति गाली गलौच ही नहीं चलता है, बल्कि सोशल मीडिया साइट्स पे अच्छे जो सकारात्मक चर्चा है, बौद्धिक चर्चा, वो भी होती है और बहुत ही शालीनता से लोग उसका जवाब भी देते हैं। हर जगह गाली गलौच नहीं होता। तो कुछ उपद्रवी तत्व या फिर आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेटेड लोग जाकर के उल्टा पुल्टा ये सब पोस्ट करते हैं और फिर अपनी भड़ास कुल मिला निकालते हैं, ठीक है। कहीं न कहीं वो परेशान आत्मा रहते हैं। तो पहचान का निर्माण की बात करें तो सोशल मीडिया किशोरों को अपनी विशिष्ट पहचान विकास के लिए एक मंच प्रदान करता है। आपने देखा यूट्यूब से कितने किस तरह के लोग जो है यूट्यूब हो, फेसबुक हो, तो आज सेलिब्रिटी हो गए हैं। अपने विचार साझा करके, अपनी कविताएं साझा करके, अपने जो जोक्स हैं, कॉमेडी है, जो भी है बनाकर, या सिंगिंग के द्वारा या फिर टीचिंग के द्वारा बहुत सारे लोग अपनी पहचान बना चुके हैं ना। तो एक मंच प्रदान करता है। अनुसंधान की बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और शोधकर्ता सोशल मीडिया का उपयोग प्रायः डेटा एकत्र करने के लिए करते हैं जो उनके अनुसंधान में योगदान करता है। आपने देखा काफ़ी कोविड महामारी में कई सारे जो रिपोर्ट्स बने, इंडेक्सेस बने, उसमें सोशल मीडिया साइट्स के वोट्स का सहारा लिया गया। आज भी कुछ अगर कोई भी किसी मामले में कोई धारणा विकसित करनी होती है तो तमाम न्यूज़ चैनल्स भी पोल्स कराते रहते हैं। हम लोगों को भी कटाव अगर डिस्कशन करना होता है, एनालिसिस करना होता है, तो आप लोगों से राय लेते हैं, ठीक। तो ये एक अच्छा माध्यम हो जाता है डेटा एकत्र करने का, है ना।
अभिव्यक्ति प्रदान करना या अभिव्यक्ति की आज़ादी का सबसे अच्छा माध्यम हो गया है। तो सशक्त भाव, विचारों और ऊर्जा की अभिव्यक्ति और सदुपयोग से यह बेहद सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, समाज को एक नई दिशा दे सकता है। गेटवे टू टैलेंट, सोशल मीडिया आउटलेट छात्रों को अपनी रचनात्मकता और विचारों को तटस्थ दर्शकों के साथ साझा करने और एक ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। यहाँ से बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे वायरल हो जाते हैं जो बहुत कुछ नई सीख देते हैं, समाज को नए एक इनोवेशंस भी देते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है। जैसे कोई फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर अपने शॉट्स को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके शुरुआत करता है और फिर लोग उसको लाइक करना शुरू कर देते हैं उसको, और उसके विचारों को, उसके जो इन्वेंशंस है अगर कुछ करता है तो उसको पहचान मिलती है। रचनात्मकता को इससे बढ़ावा मिलता है। डिजिटल सक्रियता और सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत ही सकारात्मक ये एक मंच प्रदान करता है। सोशल मीडिया समुदाय के अंदर प्रभाव उत्पन्न करने का एक माध्यम बन सकता है। यह उन्हें न केवल अपने समुदाय के अंदर बल्कि पूरे विश्व में आवश्यक विषयों से अवगत कराता है। ग्रेटा थुनबर्ग युवा सक्रियता की एक ऐसी ही एक उदाहरण है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सक्रिय रहती हैं। सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। एक अध्ययन के अनुसार मध्यम से गंभीर अवसाद लक्षण वाले युवाओं में सोशल मीडिया का उपयोग करने की संभावना लगभग दोगुनी थी। सोशल मीडिया पर किशोर अपना अधिकांश समय अपने साथियों के जीवन और तस्वीरों को देखने में बिताते हैं। यह एक निरंतर तुलनात्मकता की ओर ले जाता है जो आत्मसम्मान और बॉडी इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है और किशोरों में अवसाद एवं चिंता की वृद्धि कर सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं। तो सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्यप्रद वास्तविक दुनिया की गतिविधियों पर कम समय व्यय किया जाता है। सोशल मीडिया फीड्स को स्क्रॉल करते रहने की आदत, जिसे वैम्पिंग कहा जाता है, उसके कारण नींद की समस्या उत्पन्न होती है। सामाजिक संबंध। तो किशोरावस्था सामाजिक कौशल विकसित करने का एक महत्वपूर्ण समय होता है, लेकिन चूंकि किशोर अपने दोस्तों के साथ आमने सामने कम समय बिताते हैं, इसलिए इनके पास इस कौशल के अभ्यास के कम अवसर होते हैं। यहाँ तक कि सामाजिक संबंध यहाँ पे बिगड़ भी जाते हैं। दोस्त अलग अलग समूहों को, या पार्टी हो गई राजनीतिक पार्टी, उनको समर्थन करते नज़र आते हैं और इस कारण से उनके बीच टकराहट, वो सोशल मीडिया पे गाली गलौज और अंततः जो है मुठभेड़ में तब्दील हो जाती है। तो दोस्त ना रहा वो वाली बात हो जाती है, और बिना मतलब का, जिनको वो जो उनको पहचानते नहीं उनके लिए वो लड़कर मर जाते हैं। तो टेक एडिक्शन। वैज्ञानिकों ने पाया है किशोरों द्वारा सोशल मीडिया का अतिप्रयोग उसी प्रकार के उत्तेजना पैटर्न का सृजन करता है जैसा अन्य एडिक्शन व्यवहारों से उत्पन्न होता है। पूर्वाग्रहों की पुनः पुष्टि। सोशल मीडिया दूसरों के बारे में उनके पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों की पुनः पुष्टि का अवसर प्रदान करता है, जैसे फ्लैट अर्थ सोसाइटी। पूर्वाग्रहों की पुनः पुष्टि। तो अगर कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित है या फिर कोई रूढ़ियों को लेकर कोई भ्रांति है, तो उसको काफ़ी विद्वान लोग अपने तर्कों तथ्यों द्वारा उसको स्पष्ट करते हैं। उदाहरणतः जैसे ढोल गवार सूद पशु नारी, ये सब तारणा के अधिकारी। तो इसको अक्सर समाज में गलत कहा जाता है कि हाँ, तुलसीदास ने क्या लिख दिया, ये इतना बढ़िया रामचरितमानस लिखा, लेकिन ये क्या लिख दिया। तो उसका खंडन करते काफ़ी विद्वान नज़र आते हैं। उनका तर्क यह रहता है कि ताड़ना शब्द ये श्लेष अलंकार है एक प्रकार से पूरा, और इसमें कई अर्थ चिपके हुए हैं। उसको बाकायदा उन्होंने बताकर खंडन भी किया है। तो इस खंडन के द्वारा जिनको समझ में आ गया हाँ ठीक है ऐसा है, तो मान जाते हैं। उनकी ये जो सोच है, जो ये घृणा है, इस दोहे को लेकर के वो समाप्त हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग इसी को मुद्दा भी बना करके आगे तक ले जाते हैं, फैलाते हैं, वैमनस्य फैलाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर स्पष्ट होती हैं, ठीक है। और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सकारात्मकता को ही देखता है, वो अच्छी चीज़ों को फैलाएगा और आगे बताएगा नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा था। लेकिन दूसरा वर्ग वो जो है, जो आजकल आप देखते होंगे कि जो झूठी खबर है उसको आधार बनाकर किस तरह से वैमनस्य फैलाया जाता है, किस तरह से नफरत फैलाई जाती है। तो ये भी एक धंधा लोगों का हो चुका है, उसी में मज़ा आता है उनको। तो फिलहाल आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए, सकारात्मकता को फैलाइए, नकारात्मकता को दूर भगाइए, क्योंकि हमारे संविधान का लक्ष्य बंधुता को बढ़ाना है, एकता और अखंडता को मजबूत करना है। तो वही किसी हर भांति से आपका यही कर्तव्य होना चाहिए कि आप एकता और बंधुता को, अखंडता को मजबूत करें।
ठीक है। ऐसा कोई व्यवहार, ऐसी कोई टिप्पणी, ऐसा कोई कथन, ऐसी कोई पोस्ट न करें जिससे कोई विशेष वर्ग, विशेष जाति, विशेष धर्म, विशेष पंथ उससे आहत हो। उससे आपको मज़ा मिल सकता है थोड़े समय के लिए, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा आपको। ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न और शोषण। संयुक्त राज्य अमेरिका में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल सभी अमेरिकी बच्चों में से लगभग आधे ने संकेत दिया कि उन्हें ऑनलाइन रहते हुए असहज महसूस कराया गया, उन्हें धमकाया गया या उनसे यौन प्रकृति का संवाद किया गया। एक अन्य अध्ययन में यह पाया गया कि ऑनलाइन यौन शोषण के शिकार लोगों में से 50% से अधिक 12 से 15 वर्ष की आयु के बीच के थे। तो ये भी एक समस्या है सोशल मीडिया साइट्स की। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। एक मेरे मित्र थे, उनके पास कोई सऊदी अरब से किसी का मैसेज आया फेसबुक पे कि मेरे पास जो है इतने अरब रुपए हैं और मैं इस देश से निकलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे रुपए कुछ समय के लिए रखें, हम जब अपने मतलब कि आपके देश में आ जाएंगे जुगाड़ करके तो फिर पैसे हम आपस में बांट लेंगे। तो मित्र तैयार हो गया, अरे वाह, अब तो पूरा जीवन बदल जाएगा, पूरा सपनों के बारे में अपने घर बता दिया, रिश्तेदारों को बता दिया, ठीक है, पार्टी वार्टी भी हो गई, लड्डू पड्डू हो गया। बाद में फिर एक प्रोसेस बड़ा उन सब का एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है सब। एक वकील भी उन्होंने हायर कर दिया कि आप, मैं जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, आप एक वकील के थ्रू इस तरीके से ये पैसा प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो लॉयर का भी एसोसिएशन है, उसका गूगल पे सर्च करने पे आया भी, अब और खुश हो गया, चलो पुष्टि हो गई कि ये सही है, ठीक। जबकि वो लॉयर है कि नहीं ये तो पता नहीं है, हो सकता है मिला हुआ रहता हो और यही रहता होगा। लॉयर को क्या है, उसको तो अपने पेशे से मतलब है, उसको पैसे दे दिए, हाँ ठीक है चलो। तो बैंक, कोई भी ऐसा फर्जी बैंक, ठीक है, या फिर बैंक के लोग भी मिल सकते हैं, है ना, दूसरा देश है, क्या होता हो क्या पता नहीं, ठीक। तो फिर उसने जब पैसे निकालने चाहे तो उसको ये आ गया कि मैं आ रहा हूँ एयरपोर्ट पे, परसों तुमसे मिलूँगा और हम लोग पैसे आपस में बांट लेंगे। पूरी तरह विश्वास होकर इसका बैंक डिटेल वगैरह सब, खाता वाता सब ले करके, उसके बाद फिर उस बैंक से अचानक फ़ोन आता है कि आप जो है इतने पैसे जो है जमा कर दीजिए, ट्रांजैक्शन चार्जेज उसको बोलते हैं, है ना। एक देश से दूसरे देश में अगर पैसे भेजते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, शुल्क लगेगा कुछ, वो आप लगभग 70-80 हज़ार रुपये वो डिमांड करते हैं। इन्होंने जो है वो पैसे दे दिए और पैसे आज तक आते ही रह गए हैं, न तो वो भाई साहब एयरपोर्ट पे मिले, न तो पैसे मिले। तो इस तरह की चीज़ें भी चलती हैं, है ना, लोगों को बर्बाद करने वाली। फिलहाल आगे क्या होना चाहिए, तो एक समर्पित सोशल मीडिया नीति तैयार करनी चाहिए, जिस देश में भी ये, जैसे फ्रांस ने तैयार किया है। युवाओं को उपभोक्ताओं या भविष्य के उपभोक्ताओं के रूप में लक्षित नहीं करने के लिए उत्तरदायित्व का सृजन कर सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए एक समग्र नीति अपनाई जानी चाहिए। इसके अलावा अनुपयुक्त सामग्री के लिए, आपत्तिजनक सामग्री के लिए सुरक्षा उपाय करने चाहिए। कुछ भी लोग पोस्ट करते रहें कहीं भी, तो सोशल मीडिया मंचों को कुछ ऐसी सामग्री की अनुशंसा करने या उसका प्रसार करने पे से प्रतिबंध किया जाना चाहिए जिसमें यौन, हिंसक या अन्य वयस्क सामग्री शामिल है। नैतिक रूपरेखा के मानक, ये मानक तकनीकी कंपनियों के लिए डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को रोकने, टालने और हतोत्साहित करने तथा नैतिक ह्यूमन लर्निंग को प्राथमिकता देने के सिद्धांत निर्धारित करेंगे। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता, लोगों को यह महत्वपूर्ण है कि भारत में विद्यमान डिजिटल डिवाइड को नज़रअंदाज नहीं किया जाए। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए। शासन और विनियमन, कंटेंट डेटा स्थानीयकरण, थर्ड पार्टी डिजिटल ऑडिट, सशक्त डेटा संरक्षण कानून आदि के लिए इन मंचों के अधिक उत्तरदायित्व है, सरकारी विनियमन भी आवश्यक है। शासन और विनियमन, कंटेंट डेटा स्थानीयकरण, थर्ड पार्टी डिजिटल ऑडिट, सशक्त डेटा संरक्षण कानून आदि के लिए इन मंचों के अधिक उत्तरदायित्व हेतु सरकारी विनियमन भी आवश्यक है। पिछले वर्ष आपने देखा तमाम विवाद भी इससे उभर कर सामने आए। सोशल मीडिया मंचों की भूमिका, तो ऑटो प्ले सेशन, पुश अलर्ट जैसे कुछ फीचर्स पर प्रतिबंध लगाना और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ऐसे उत्पादों का सृजन करना जो युवाओं को लक्षित न करें,
ये भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक एजेंसियों की भूमिका, तो सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करने, सदुपयोगी बनाने और सीमित करने के लिए माता पिता, शैक्षणिक संस्थानों और समाज को समग्र रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। पेरेंटल कंट्रोल फीचर के उपयोग, स्क्रीन टाइम को सीमित करने, बच्चों के साथ लगातार संवाद करने और बाह्य गतिविधियों को बढ़ावा देकर इस लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? युवाओं पर डिजिटल तकनीक के प्रभाव का मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रभाव उनके वयस्क व्यवहार और भविष्य के समाजों के व्यवहार को आकार प्रदान करेंगे। यह जानना दिलचस्प होगा कि बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों ने अपने बच्चों की प्रौद्योगिकी तक पहुंच को गंभीरता से नियंत्रित रखा था। सभी प्रौद्योगिकियों के स्पष्ट लाभ और संभावित हानिकारक प्रभाव होते हैं। कोई भी प्रौद्योगिकी हो, एक चाकू भी हो तो उससे सब्जी काटी जा सकती है और किसी का गला भी काटा जा सकता है। तो लाभदायक और हानिकारक दोनों ही प्रयोग संभव है, जैसा कि जीवन के अधिकांश विषयों पर लागू होता है। सोशल मीडिया के उपयोग में भी अति से बचने और उसका संतुलित उपयोग करने में ही समस्या का समाधान निहित हो सकता है। वैसे एक समस्या ये भी कि खलिहर लोग भारत में ज़्यादा हैं, कुछ काम है नहीं करने को, और घर में किसी न किसी के भरोसे बैठे हुए हैं, भोजन मिलता जा रहा है, कोई समस्या है नहीं, तो कर्म करना नहीं है, दिन रात लगे रहना है, तो वही काम बहुत सारे लोगों को है। और कुछ लोग लगे हुए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है कई वर्षों से, तो अब थक हार गए हैं, तो अब सोशल मीडिया ही अपने भड़ास वो निकालते हैं उस पर। कुछ उनको इंतज़ार है कि कोई अलादीन का चिराग मिल जाएगा सोशल मीडिया पे और वो माला माल हो जाएंगे। भारत की डी हाइफिनेशन नीति, इजराइल और फिलिस्तीन की भूमिका। तो देखिए, भारत की डी हाइफिनेशन नीति है क्या? हाल ही में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित पक्षों के साथ सहयोग बनाए रखने के लिए पश्चिमी एशिया में एक स्थायी भूमिका निभाने के लिए भारत के समर्थन का आह्वान किया। भारत हाल के वर्षों में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक डी हाइफिनेशन नीति का पालन कर रहा है। डी हाइफिनेशन की नीति है क्या? मैंने आपको कई बार बताया है कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से अच्छा संबंध कायम किए हुए है, और एक अगर देखें पूरे विश्व में तो एकमात्र ऐसा विचित्र देश भारत है। तो ये हमारी विदेश नीति की सफलता दर्शाती सबसे बढ़िया उदाहरण अगर भारत की विदेश नीति का कोई है तो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से रिश्ते जो हमारे हैं अच्छे रिश्ते हैं। तो डी हाइफिनेशन की नीति है क्या? परंपरागत रूप से इजराइल और फिलिस्तीन के प्रति भारत की विदेश नीति एक हाइफिनेशन विदेश नीति रही है। हालांकि इजराइल के साथ संबंधों को फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ जोड़ना अनिवार्य रूप से भारत को अपने सर्वोत्तम हित में एक व्यवहारिक नीति का पालन करने से रोकता है। हाल के दिनों में भारत की नीति को डी हाइफिनेशन की ओर स्थानांतरित होते हुए देखा गया है। दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत की नीति पहले 4 दशकों के लिए स्पष्ट रूप से फिलिस्तीन समर्थक होने से लेकर बाद के 3 दशक में इजराइल के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ संतुलन बनाने वाली रही। हाल के वर्षों में भारत की स्थिति को भी इजराइल समर्थक के रूप में देखा जा रहा है। वर्ष 2017 में एक अभूतपूर्व कदम के रूप में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दोनों देशों के बजाय केवल इजराइल का दौरा किया गया। फिर प्रधानमंत्री की हाल की फिलिस्तीन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा भी नवीन नीति की ही निरंतरता है। पहले की नीति से हटकर और इन 2 प्रतिद्वंदियों के प्रति एक स्वतंत्र नीति का समर्थन करना भारत की विदेश नीति में डी हाइफिनेशन कहलाता है। तो हाइफिनेशन की नीति जो थी उसमें दोनों में संतुलन, मतलब इजराइल गए तो फिलिस्तीन भी जाना है, इजराइल का और फिलिस्तीन का बारी बारी से एक साथ समर्थन करना है। ठीक है, तो एक प्रकार से तुम्हारे साथ भी है और तुम्हारे साथ भी है। लेकिन डी हाइफिनेशन की नीति अपनी ज़रूरतों के अनुसार हम कभी इजराइल के साथ हैं तो कभी फिलिस्तीन के साथ हैं। भारत कभी इजराइल का विरोध करता नजर आता है और फिलिस्तीन का समर्थन करता नजर आता है संयुक्त राष्ट्र के मंच पे, तो कहीं पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा नजर आता है। तो ये जो है डी हाइफिनेशन की नीति है, ज़रूरतों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार एक के साथ खड़े रहना। तो डी हाइफिनेशन वास्तव में एक सावधानी पूर्वक संतुलन बनाने वाला कार्य है, जिसमें भारत स्थिति की मांग के अनुसार एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। जैसे जैसे भारत वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक बड़ा प्लेयर बनने की ओर बढ़ रहा है, इन पूर्व मौजूदा नीतियों की समीक्षा की आवश्यकता भी बढ़ रही है तथा इजराइल व फिलिस्तीन को डी हाइफिनेशन करने की प्रक्रिया भी इन्हीं नीतियों के अंतर्गत आती है। हाल के वर्षों में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का समर्थन करने की परंपरा को तोड़ा है।
वर्ष 2019 में भारत ने इकोसोक आर्थिक और सामाजिक परिषद में इजराइल के पक्ष में मतदान किया ताकि शहीद नामक एक फिलिस्तीनी संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने से इनकार किया जा सके। तो देखिए, ज़रूरत और परिस्थिति के अनुसार, अर्थात भारत जो आतंकवाद के विरुद्ध, भारत की जो नीति है स्पष्ट है कि हम आतंकवाद के विरुद्ध कोई भी हमारा टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसको आगे बढ़ाते हुए, न कि हमने इसलिए साथ दिया कि हम इजराइल के साथ हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं तो हम हमास के भी खिलाफ हैं और हम जो शहीद है उसके भी खिलाफ हैं। तो कोई भी ऐसा उग्रवादी संगठन, उसका हम समर्थन नहीं कर सकते, चाहे हमारा परम मित्र हो या फिर शत्रु हो। तो इसके अलावा भारत ने मानवाधिकार परिषद में गाजा पट्टी में इजराइल की कार्रवाइयों की जांच के लिए बुलाए गए एक प्रस्ताव पर मतदान के दौरान भाग नहीं लिया था। तो इस तरह से इजराइल के प्रति झुकाव नजर आया। तो आपने देखा इस चीज को कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की जो सबसे बड़ी सफलता है वो यही है कि उन्होंने इजराइल के साथ भारत की जो नई मित्रता है, वो फिलिस्तीन के साथ जो हमारा ऐतिहासिक संबंध रहा है उससे अलग, अर्थात डीहाइफिनेशन, अलग अपनी 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 ज़रूरतों के अनुसार आगे बढ़ाया है, मजबूत किया है। और इसके चलते भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ मधुर संबंध भी रख सकता है। भारत द्वारा इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर अपनाई गई जो ये नीति है, इसको डीहाइफिनेशन नीति का नाम जो कूटनीतिक लोग हैं वो देते हैं। ये कोई औपचारिक नीति नहीं है और इसकी मांग लंबे समय से बुद्धिजीवियों द्वारा की जा रही है। भाई, जो ज़रूरत है उसके अनुसार काम करो, ऐसा नहीं कि हम हमेशा संतुलन ही बनाते रहे, अपने उद्देश्यों को, अपने जो विचार हैं, अपने जो सिद्धांत हैं, उनको ताक पे रखते रहें। तो इस नीति ने भारत का जो कद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बहुत ऊंचा कर दिया है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि अब सभी देश यह समझने लगे हैं कि व्यवहारिक नीति अपनाने वाला भारत पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष समाप्ति के लिए मध्यस्थता करने में भी सक्षम है। मतलब ये मजबूत स्थिति है। आने वाले समय में हो सकता है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में अमेरिका से बड़ी भूमिका भारत भी निभा सकता है, क्योंकि फिलिस्तीन भारत के साथ अमेरिका की तुलना में ज़्यादा सहज महसूस करता है। तो इसमें भारत के लिए कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए कि इसको फिलिस्तीन संबंध या फिलिस्तीन संबंध के चश्मे से देखा जाना चाहिए, जो हम इजराइल के साथ संबंध प्रगाढ़ कर रहे हैं, इससे फिलिस्तीन नाराज हो जाएगा। तो इजराइल एक और जहां भारत के लिए हथियारों और अन्य सुरक्षा संबंधी विषयों के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े होकर भारत की जो स्वायत्तता और औपनिवेशिक विरोधी जो सोच है, उपनिवेश का जो हमेशा उपनिवेशवाद का विरोध करता आया है, परस्पर समन्वय की भावना, संप्रभुता की रक्षा की भावना, विश्व शांति की विचारधारा भी प्रदर्शित होती है। तो इसके आधार पर फिलिस्तीन के साथ संबंध अच्छे हैं। अपनी विदेश नीति, विदेश व्यापार, आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से इजराइल हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस आधार पर हमने इजराइल के साथ संबंध बनाना है। तो ये हमारे विदेश नीति के मूल आदर्श भी बचे रहेंगे। हमारे जो हमारे हित हैं, राष्ट्रीय हित हैं, वो भी हम लोग प्राप्त करने में आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है। आगे की राह, बहुपक्षीय संगठनों में भारत की भूमिका के लिए मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया में सुरक्षा एवं स्थिरता प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ सहयोग में कड़े प्रयास की आवश्यकता है। भारत वर्तमान में 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है और 2022-24 के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से निर्वाचित हुआ है। भारत को इन बहुपक्षीय मंचों का उपयोग इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करने हेतु करना चाहिए, जिसकी तरफ भारत आगे बढ़ता नजर भी आ रहा है। 8 नवंबर की महत्वपूर्ण खबरें। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी हुई है। तो क्यूएस क्वाक्रेली साइमंड्स ने महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी किया है। सिंगापुर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लगातार चौथे वर्ष एशिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया है। एशिया रैंकिंग में शीर्ष 3 भारतीय विश्वविद्यालय आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास हैं। आईआईटी बॉम्बे को 42वां स्थान मिला है। ठीक है। जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर ग्रीन हाइड्रोजन, जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जीरो उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में।
तो जीवाश्म ईंधन जो प्रतिवर्ष 830 मीट्रिक टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, ये आपके पेपर थी, इसके पहले जो हमने डिस्कशन किए वो आपके पेपर 2 और पेपर 3 के लिए जरूरी थे, ये भी पेपर 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जीवाश्म ईंधन जो प्रतिवर्ष 830 मीट्रिक टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, उनके विकल्पों की तलाश वर्षों से चल रही है। वैज्ञानिकों के नवीनतम अध्ययनों में जलवायु भेद्यता के चिंताजनक पहलू की ओर ध्यान दिलाया गया है। हाल ही में ग्लासगो में COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन में नेताओं ने दशक के अंत तक वनों की कटाई को रोकने और धीमी जलवायु परिवर्तन में मदद करने के लिए मीथेन के उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया है। इससे पहले भारत ने घोषणा की थी कि वह 5 सूत्री कार्य योजना के तहत 2070 तक कार्बन तटस्थता तक पहुंच जाएगा, जिसमें 2030 तक उत्सर्जन को 50% तक कम करना शामिल है। जीरो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के साथ भारत के उद्योगों को ऊर्जा प्रदान करने और घरों की बिजली पहुंचाने के लिए एक वैकल्पिक स्रोत की खोज के परिप्रेक्ष्य में ग्रीन हाइड्रोजन एक आकर्षक विकल्प प्रकट होता है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन ये क्या है, तो यह पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है, जिसका ऊर्जा घनत्व डीजल का लगभग 3 गुना होता है, लेकिन यह अपने शुद्ध रूप में दुर्लभ है। अर्थात शुद्ध रूप में ये बहुत ही मुश्किल से पाया जाता है, अर्थात मिश्रित रूप में ही ये मिलता है। हाइड्रोजन को उसकी उत्पादन तकनीक के आधार पर विभिन्न रंगों से नामित किया गया है। जैसे ब्लैक हाइड्रोजन का उत्पादन जीवाश्म ईंधन से उपयोग होता है, जबकि पिंक हाइड्रोजन का उत्पादन विद्युत अपघटन अर्थात जल से विद्युत अपघटन द्वारा अथवा इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से होता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन एक जीरो कार्बन ईंधन है ये पिंक हाइड्रोजन जो है ये परमाणु ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा के उपयोग इससे प्राप्त किया जाता है। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन एक जीरो कार्बन ईंधन है जो विद्युत अपघटन के माध्यम से उत्पादित किया जाता है, जहां जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, पवन या सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन की आवश्यकता, तो ग्रीन हाइड्रोजन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से बिजली का उत्पादन नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है और वर्ष 2030 तक यह यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। ऐसा किसने कहा है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है। इस उच्च स्तर के ऊर्जा उपभोग वाले देश के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत की ओर संक्रमण अवस्थानांतरण वर्तमान जलवायु भेद्यताओं को देखते हुए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन के अंगीकरण के लिए जो पहले की गई हैं, भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक मौजूदा डीजल इंजन के रेट्रोफिटिंग द्वारा हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी आधारित ट्रेन चलाने के देश के पहले प्रयोग की घोषणा की है। केंद्रीय बजट 2021-22 ने ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। सऊदी अरब भी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए अपने निष्क्रिय लैंड बैंक्स का उपयोग कर अक्षय ऊर्जा के निर्माण की योजना को प्राथमिकता दे रहा है। यह देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में एक बड़ी भूमि को दायरे में लेते हुए $5 बिलियन की वृहत ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण इकाई स्थापित करने की दिशा में कार्यरत है, लगभग जो बेल्जियम के आकार की भूमि है। एशिया प्रशांत उपमहाद्वीप में हाइड्रोजन नीति निर्माण के मामले में जापान और दक्षिण कोरिया सबसे आगे हैं। जापान की बेसिक हाइड्रोजन स्ट्रेटजी ने वर्ष 2030 तक के लिए देश की कार्य योजना निर्धारित कर रखी है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना भी शामिल है। ये ग्रे, ब्लू और ग्रीन हाइड्रोजन जो हमने ऊपर आपसे डिस्कस किया, आप लोग देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से भी। समस्याएं क्या हैं? तो ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन लागत को एक प्रमुख बाधा माना गया है, लागत ज़्यादा आती है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार इस हरित ऊर्जा स्रोत के उत्पादन की लागत वर्ष 2030 तक लगभग $1.5 प्रति किलोग्राम के आसपास होगी। निरंतर धूप और विशाल अप्रयुक्त भूमि वाले देशों के लिए ऐसा होगा। वृहत निवेश की आवश्यकता, तो ईंधन के रूप में और उद्योगों में हाइड्रोजन का व्यावसायिक उपयोग कर सकने के लिए ऐसी प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास और हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और मांग निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रोलाइजर की उपलब्धता, इलेक्ट्रोलाइजर एक उपकरण जो बिजली का उपयोग कर जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करता है।
इसकी उपलब्धता में कमी ग्रीन हाइड्रोजन की अनुमानित आवश्यकता की पूर्ति की राह में बाधा बन सकती है। हरित हाइड्रोजन की कुल उत्पादन लागत में इलेक्ट्रोलाइजर की लागत सबसे अधिक हिस्सेदारी रखती है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइजर्स की विनिर्माण क्षमता को 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता पड़ सकती है। आगे की राह विकेंद्रीकृत उत्पादन जरूरी है, तो इलेक्ट्रोलाइजर तक अक्षय ऊर्जा की खुली पहुंच के माध्यम से विकेंद्रीकृत हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विकेंद्रीकृत हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 24 घंटे अक्षय ऊर्जा आपूर्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। व्हीलिंग इलेक्ट्रिसिटी ट्रकों द्वारा हाइड्रोजन के परिवहन की तुलना में यह अधिक व्यवहार्य विकल्प है। उदाहरण के लिए कक्ष के सौर संयंत्र से वडोदरा की रिफाइनरी तक बिजली की व्हीलिंग ट्रकों का उपयोग कर हाइड्रोजन की आपूर्ति की तुलना में परिवहन लागत को 60% तक कम कर सकती है। हाइड्रोजन की ब्लेडिंग व्यवहार्यता अंतर के आधार पर तेल शोधन और उर्वरकों जैसे मौजूदा अनुप्रयोगों के लिए ग्रे हाइड्रोजन के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के एक निश्चित प्रतिशत की ब्लेडिंग करना जरूरी है। तेल शोधन और उर्वरक जैसे हाइड्रोजन अनुप्रयोगों की नई ग्रीनफील्ड क्षमताओं को भविष्य की एक कट ऑफ तिथि से केवल ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए अनिवार्य करना जरूरी है। क्षेत्रीय सहयोग तो भारत को तटीय भारत से ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात के लिए दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर जैसे देशों के साथ एक क्षेत्रीय गठबंधन का निर्माण करना चाहिए, ताकि उन देशों को उनकी शुद्ध जीरो महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में सहायता मिल सके। निष्कर्षतः ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से बिजली उत्पादन 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे बने रहने के लिए नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक व्यवहार्य समाधान होगा। यह पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा, और यह उपयुक्त समय है कि शेष विश्व के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हम स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने और अगली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण के अनुकूल एवं सुरक्षित ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने की ओर आगे बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस आरओ 2022 पीसीएस के लिए फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के स्टार्ट हो चुके हैं। मुख्य परीक्षा 2021 के लिए कोर्सेज स्टार्ट हैं। हमारे यहाँ आंसर राइटिंग चल रही है। किसी भी प्रोग्राम में सम्मिलित होना हो तो 9453775039 पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। ये पीडीएफ डेली के जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।